नेक्स्ट है कौन सा विधेयक बताओ? धन विधेयक। अगर मैं धन विधेयक की बात करूं, धन विधेयक में हमें दो आर्टिकल पढ़ना है। एक तो पढ़ना है आर्टिकल 109 और एक आर्टिकल पढ़ना है कौन सा? एक पढ़ना है आर्टिकल 110। आर्टिकल 109 इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है धन विधेयक यानी मनी बिल, धन विधेयक के पारित होने की विशेष प्रक्रिया, यानी धन विधेयक के पारित होने की कुछ ना कुछ क्या है बताओ? विशेष प्रक्रिया है, कुछ अलग से प्रक्रिया है, उसके बारे में आर्टिकल 109 में लिखा हुआ है। लेकिन आर्टिकल 110 की बात करें तो आर्टिकल 110 में क्या है बताओ? धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है, देखो डेफिनेशन बाद में है, प्रक्रिया पहले है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारी संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले क्या लिखा? धन विधेयक के पारित होने की क्या लिख दी बताओ? प्रक्रिया लिख दी। अब प्रक्रिया लिख दी, उसके बाद में कोई संविधान सभा का सदस्य अपने स्थान पे खड़ा हुआ होगा और उसने कहा कि सर ये तो बताओ, आपने हमारे संविधान में धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया तो लिख दी है और उसके लिए तो आपने कुछ स्पेशल प्रोविजन भी कर दिए हैं, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं सर धन विधेयक की परिभाषा क्या है। संविधान निर्माताओं ने कहा हाँ भाई ये तो भूल ही गए, तो अब क्या लिख देते हैं बताओ? परिभाषा। तो याद क्या रखोगे? प्रक्रिया पहले है, परिभाषा बाद में है। तो प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है बताओ? प्रक्रिया है आर्टिकल 109 में, और जो परिभाषा है वो कौन से आर्टिकल में बताओ? 110 में है। लेकिन पढ़ने की प्रक्रिया में मैं आपको डेफिनेशन पहले पढ़ाऊंगा और प्रक्रिया बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम कौन सा इसमें आर्टिकल पढ़ रहे हैं? मनी बिल में कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं बताओ? आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में क्या बताओ? धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा। देखिए जब मैं भी आपकी तरह तैयारी कर रहा था तो उस समय मेरे को ये धन विधेयक की परिभाषा याद करने में 3 साल क्या 4 साल ही लग गए ना। और 3-4 साल क्या कि जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ना तभी जाके मेरे को ये परिभाषा समझ में आई और मैंने टेक्निकल तरीके से इसको बनाया। लेकिन आपको 4 साल नहीं लगेंगे, आपको 3-4 मिनट लगेंगे, इतने में धन विधेयक की परिभाषा आपकी अंगुलियों पे हो जाएगी, है ना। मनी बिल की डेफिनेशन, ठीक है सर। धन विधेयक में क्या क्या विषय वस्तु शामिल होंगे? धन विधेयक में क्या क्या विषय वस्तु शामिल होंगी, वो मनी बिल की डेफिनेशन में क्या क्या विषय वस्तु हैं उनको देखो। सबसे पहली बात तो है, अगर हमारी संसद विधि बना के, हमारी संसद क्या करे बताओ? विधि बना के, और संसद विधि बना के किसी भी प्रकार का क्या करे बताओ? टैक्स लगाए। संसद क्या कर सकती है? देखो या तो टैक्स लगा सकती है या टैक्स को क्या कर सकती है बताओ? हटा सकती है, या टैक्स में क्या कर सकती है बताओ? परिवर्तन कर सकती है, और या क्या कर सकती है बताओ? टैक्स का विनियमन कर सकती है। विनियमन का मतलब होता है रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब नियंत्रण स्थापित करना किसी पे। तो सिंपल भाषा में अगर हमारी पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बनाए, ऐसा कोई कानून बनाए जिस कानून के द्वारा देश में कोई नया टैक्स इंपोज किया गया है, या किसी टैक्स को क्या किया गया बताओ? हटाया गया है, या किसी टैक्स में क्या किया गया बताओ? चेंजेस किए गए हैं, या किसी टैक्स को क्या किया गया बताओ? रेगुलेटेड किया गया, विनियमित किया गया है, तो इससे रिलेटेड जो कानून होगा ना वो किसकी परिभाषा में आएगा बताओ? धन विधेयक की परिभाषा में आएगा, मनी बिल के डेफिनेशन में आएगा। सिंपल भाषा में सर कौन सा विषय आ गया? अगर संसद ऐसा कोई कानून बना रही है जिसकी सहायता से क्या लगाया जा रहा है बताओ? टैक्स लगाया जा रहा है, तो वो जो विषय वस्तु होगा वो मनी बिल की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है सर। एक याद रख लो, अगला तो अपने आप याद हो जाएगा। अब आप मेरे को बताओ, टैक्स लगाएंगे तो क्या पैसों की प्राप्ति होगी क्या? जी सर, टैक्स लगाएंगे तो पैसों की क्या होगी बताओ? प्राप्ति होगी, यानी कि रिसिप्ट होगी, है ना। पास जो पैसों की प्राप्ति होगी वो कौन कौन सी निधि में होगी? 3 निधियां होती हैं। जो पैसा यहाँ पे प्राप्त होगा वो कौन सी निधि में होगा? सर एक पैसा तो प्राप्त हो सकता है भारत की संचित निधि में पैसा प्राप्त हो सकता है, या कौन सी निधि में पैसा प्राप्त हो सकता है? भारत की लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि यानी पब्लिक अकाउंट, है ना। तो अगर कंसोलिडेट जो फंड है और पब्लिक अकाउंट जो फंड है
उसके अंदर किसी भी प्रकार के पैसों की क्या होती है बताओ, प्राप्ति होती है। तो वो भी किस में रखी जाती है बताओ, धन विधेयक की परिभाषा में। याद कैसे किया सर, टैक्स लगाया तो टैक्स लगाने से क्या हो गई बताओ, पैसों की क्या हो गई बताओ, प्राप्ति। तो दूसरा क्या विषय रखोगे बताओ, प्राप्ति। और प्राप्ति में कौन कौन सी निधियां लिखी हुई है यही ध्यान रखना है। संचित निधि लिखी हुई है और कौन सी निधि लिखी है, लोक लेखा निधि। अब मेरे को बताओ, देखें आकस्मिक निधि क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि सर आकस्मिक निधि में पैसा प्राप्त नहीं होता है। आकस्मिक निधि में तो हम करते क्या है, भारत की जो संचित नीति होती है ना, उस संचित निधि में से 500 करोड़ रुपए उठाते हैं और कौन सी निधि में रख देते हैं बताओ, आकस्मिक निधि में रख देते हैं। तो आकस्मिक निधि में डायरेक्ट जनता से कोई पैसा प्राप्त नहीं होता है हमारी संसद को, ठीक है। तो जो पैसा प्राप्ति होती है वो कौन कौन सी निधि में होती है, भारत की संचित निधि में और लोक लेखा निधि में, ठीक है सर। सर पैसा प्राप्त हो गया तो पैसों की सुरक्षा भी तो करनी पड़ेगी, तो पैसों की हमें क्या करनी पड़ेगी बताओ, सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो तीसरा क्या है बताओ, अभिरक्षा, कस्टडी। आपने सुना होगा ना कि वो पुलिस की कस्टडी में है। हालांकि देखो कस्टडी एक सकारात्मक शब्दावली थी, पुलिस की कस्टडी का तात्पर्य है कि वो पुलिस की सुरक्षा में है, अब उसको किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारत में उल्टा हो गया, पुलिस की कस्टडी का तात्पर्य है कि वो बाकी से तो सुरक्षित है, लेकिन पुलिस वालों से सुरक्षित है या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कस्टडी का मतलब क्या होता है, किसी की क्या होना बताओ, सुरक्षा में होना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो पैसा प्राप्त हुआ है उनकी कस्टडी करनी है, उनकी क्या करनी है बताओ, अभिरक्षा करनी है, उनकी सुरक्षा करनी है। तो अभिरक्षा कौन कौन से पैसों की करनी है, यहाँ पे कस्टडी में आपके लिखा हुआ है कौन सी निधि, कस्टडी के अंदर लिखा हुआ है भारत की एक तो संचित निधि लिखा हुआ है, एक तो भारत की संचित निधि लिखा हुआ है, और एक भारत की कौन सी निधि बताओ, भारत की आकस्मिक निधि। इनकी क्या करनी है बताओ, हमें कस्टडी करनी है। भारत की संचित निधि एवं आकस्मिक निधि की क्या करनी है बताओ, भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि की हमें क्या करनी है बताओ, कस्टडी करनी है। अब देखो इसमें कौन सी निधि नहीं लिखी है, लोकलेखा निधि। लोकलेखा निधि क्यों नहीं लिखी हुई है, क्योंकि सर लोकलेखा निधि तो किसके पास में होती है, लोकलेखा निधि तो भारत सरकार के पास में होती है। भारत सरकार के पास में भाई साहब सीबीआई ये सब पुलिस वाले सब सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं, तो लोकलेखा निधि की तो भारत सरकार अपनी सुरक्षा कर लेगी। लेकिन संचित निधि किसके कंट्रोल में होती है बताओ, संसद के कंट्रोल में होती है। और जो आकस्मिक निधि होती है वो किसके कंट्रोल में होती है, जो आकस्मिक निधि होती है वो राष्ट्रपति जी के कंट्रोल में होती है। तो हमें इसकी क्या करनी है बताओ, अभिरक्षा करनी है। इसकी क्या करनी है बताओ, कस्टडी करनी है। अब खतरनाक एग्जामिनर होगा ना, वो एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत की संचित निधि में, भारत की सॉरी धन विधेयक की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन कौन सी निधियों का उल्लेख है। तो आप अच्छे से ध्यान करो, तीनों निधियां आ गई, संचित निधि भी आ गई, लोकलेखा निधि भी आ गई और आकस्मिक निधि आ गई। किसी साथी ने पूछा है कि सर विनियमन का तात्पर्य क्या होता है। विनियमन का तात्पर्य होता है नियंत्रण स्थापित करना। मान लीजिए कल को हमारी संसद क्या करे बताओ, देश में चल रहे जितनी भी कोचिंग संस्थान है, अगर उनपे नियंत्रण स्थापित करने के लिए कानून बनाए तो उस कानून को क्या बोलेंगे, कोचिंग रेगुलेशन एक्ट। कोचिंग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कोई अगर किसी भी संस्था पर किसी भी प्रक्रिया पर अगर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो कानून बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, विनियमन बोलते हैं, रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो वापस देखो, मैंने कहा सबसे पहले सर टैक्स आ गया, टैक्स लगाना, हटाना, परिवर्तन करना, विनियमन करना। टैक्स लगाएंगे तो क्या आ गया बताओ, पैसों की प्राप्ति होगी। पैसों की प्राप्ति होगी तो उसकी क्या करनी है बताओ, अभिरक्षा करनी है, कस्टडी करनी है। पैसा प्राप्त हो गया, उसकी सुरक्षा भी तो कर ली। अब पैसों का क्या करेंगे बताओ, विनियोग, एप्रोप्रिएशन। अब पैसों का क्या करेंगे बताओ, विनियोग। भाई पैसा आ गया, उसकी कस्टडी कर ही रहे थे, लेकिन एटीएम में से पैसा तो निकालेंगे ना। विनियोग का तात्पर्य क्या होता है, अगर आप एटीएम में से पैसा निकालते हैं ना तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, विनियोग बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, एप्रोप्रिएशन। तो विनियोग का तात्पर्य क्या होता है, विनियोग का तात्पर्य होता है एटीएम में से क्या करना बताओ, एटीएम में से पैसे निकालना। एटीएम में से क्या करना बताओ, पैसे निकालना, उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, विनियोग बोलेंगे। अब यहां देश का सबसे बड़ा एटीएम कौन, देश का सबसे बड़ा एटीएम है भाई साहब भारत की संचित निधि, है ना। भारत की संचित निधि में से पैसों का क्या करना, निधि में से पैसों का विनियोग।
भारत की संचित निधि में से पैसों का क्या करना बताओ, विनियोग करना, एप्रोप्रिएशन करना। ठीक है, ये भी किसके अंदर शामिल होगा बताओ, संचित निधि में क्या होगा बताओ, शामिल होगा। ये भी किस में शामिल होगा बताओ, संचित निधि में शामिल होगा। ठीक है, 4 विषय आगे। उसके बाद में क्या होगा, अब मान लीजिए कि आपने एटीएम में से क्या निकाल लिए बताओ, पैसे निकाल दिए। आपके घर वाले आपको पैसे भेजते हैं, और जैसे कि आपके घर वाले पैसे भेजते हैं तो आप एटीएम में से क्या करते हैं बताओ, पैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपके घर वालों ने 12,000 रुपए भेजे हैं, और 12,000 रुपए में से 8,000 मान लो पीजी वाले को देना है। तो आप क्या करते हो, जैसे ही 12,000 रुपए आते हैं ना, 8,000 रुपए तो साइड वाली जेब में डाल देते हैं कि भाई साहब ये 8,000 रुपए तो पीजी वाले को देना है, और पीजी वाला अट्ठनी भी कम नहीं करने वाला है। तो वैसे ही जो 8,000 रुपए आपने साइड में रखे हैं पीजी वाले को देने के लिए, ये जो व्यय है उसको हम बोलते हैं भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। तो अगला शब्द आपको ध्यान रखना है, कौन सा व्यय बताओ, भारित व्यय। और ये भारित व्यय किस पर है बताओ, भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। और भारित व्यय का तात्पर्य वह व्यय होता है जिसमें किसी भी प्रकार की क्या नहीं हो सकती है बताओ, कटौती नहीं हो सकती है। तो मैंने आपको सिंपल ये बताया कि अगर पीजी वाले को आपको पैसा देना है तो पीजी वाला अठन्नी भी कम नहीं करेगा। ठीक है, तो वो कौन सा व्यय है बताओ, भारित भारित व्यय है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपके घर वाले प्रति माह आपको 12,000 रुपए भेजते हैं, इस बार घर वाले बोले आपको 7,000 रुपए भेज रहे हैं, बाकी के बाद में भेजेंगे। हम घर वालों को क्या बोलेंगे, सर आप पहले 8,000 रुपए भेज दो, ये तो पीजी वाले को देना है, वो अठन्नी कम नहीं करेगा, वो तो भारित व्यय। इसलिए आप भारित व्यय में तो किसी भी प्रकार की कटौती मत करो। जो बाकी 4,000 रुपए हमारे खर्चे के लिए आप भेजते हो ना, उसमें से 1,000-1,500 कटौती कर लो, चल जाएगा। कौन से व्यय पे कटौती नहीं होती है, जो भारित व्यय होता है उसमें क्या नहीं होती है बताओ, कटौती नहीं होती है। तो भारत की संचित निधि पे जो भारित व्यय है उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी। अगला देखो जी, अगला क्या है, कितना भी आपके घर वाले पैसे भेज दे, 12 भेज दे, 14 भेज दे, 15 भेज दे, भाई साहब लास्ट की 25 तारीख के बाद में तो पैसे पूरे खर्च ही हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप पैसे क्या लेंगे बताओ, उधार लेंगे। ऐसे ही हमारी भारत सरकार भी क्या लेती है बताओ, पैसा उधार लेती है। अब भारत सरकार पैसा उधार लेती है तो ऐसे थोड़े है कि मोदी जी झोला लेके गए अमेरिका के पास में, यूएनओ के पास में, या वर्ल्ड बैंक के पास में, आईएमएफ के पास में, सर झोला भर दीजिए, नहीं। उसके लिए हमारी पहले पार्लियामेंट से क्या बनवाना पड़ेगा बताओ, कानून बनवाना पड़ेगा। अगर भारत सरकार कहीं से भी पैसा उधार लेना चाहती है तो उसके लिए पहले कानून पारित करवाना होगा, और जो कानून पारित करेंगे उसको हम कौन सा बिल बोलेंगे बताओ, मनी बिल। अब भारत सरकार कहां कहां से उधार ले सकती है, ध्यान रखें कि भारत सरकार एक तो विदेशों से उधार ले सकती है, भारत सरकार क्या कर सकती है, भारत के बाहर यानी विदेश से भी उधार ले सकती है, और भारत के अंदर से भी क्या ले सकती है बताओ, भारत के अंदर से भी उधार ले सकती है। भारत के अंदर से उधार ले सकती है, इसका मीनिंग है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उधार ले सकती है, या भारत सरकार किसी बड़े बैंक से भी पैसा उधार ले सकती है। इसके अलावा विदेशों से पैसा उधार ले सकती है, तो देशों में वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार ले सकती है। और वर्ल्ड बैंक जो है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देता है, यानी 1 वर्ष से अधिक समय के लिए पैसा उपलब्ध करवा देता है। और इसके अलावा किससे पैसा ले सकते हैं, आईएमएफ से भी पैसा ले सकते हैं, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वहां से भी हम पैसा ले सकते हैं। लेकिन जो आईएमएफ जो पैसा उपलब्ध करवाता है वो शॉर्ट टर्म के लिए उपलब्ध करवाता है, और इकोनॉमिक्स में शॉर्ट टर्म का तात्पर्य होता है 1 वर्ष से कम समय के लिए उपलब्ध करवाता है। तो आप ये समझ ध्यान में रखें कि भारत सरकार एक्सटर्नल बोरोइंग भी कर सकती है, यानी विदेशों से हम जब पैसा उधार लेके आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बताओ, एक्सटर्नल बोरोइंग। और भारत के अंदर से भी क्या ले सकती है बताओ, उधार ले सकती है, मतलब इंटरनल बोरोइंग भी कर सकती है। ये जो 6 विषय जिस विधेयक में से, इन 6 विषयों में से अगर कोई भी विषय किसी विधेयक में है तो वो विधेयक किस में आएगा बताओ, धन विधेयक में आएगा। तो कुल मिला के अगर कोई मेरे को बोले कि सर आप मैथ की तरह एक फॉर्मूला बना दो ना मनी बिल का, तो मनी बिल का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले टैक्स। मैंने कहा टैक्स लगाएंगे तो पैसों की क्या होगी बताओ, प्राप्ति। तो दूसरे में क्या आ जाएगा बताओ, प्राप्ति। अब पैसे प्राप्त हो गए तो उसके बाद में क्या हो जाएगा बताओ, अभिरक्षा करना या कस्टडी करना। तीसरा क्या हो गया बताओ, कस्टडी करना। फिर मैंने कहा पैसा की सुरक्षा तो कर ली भाई साहब, अब एटीएम में से क्या करेंगे बताओ, पैसा निकालेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा बताओ, विनियोग यानी एप्रोप्रिएशन। फिर मैंने कहा जो पैसा पीजी वाले को देना है उसको साइड में रखना है, मतलब कौन सा व्यय बताओ, भारित व्यय। भाई साहब कितना भी हो लास्ट में पैसा कम पड़ गया तो कौन सा बताओ, उधार। ये
6 विषय वस्तु जिस विधेयक में, जिस बिल में लिखे हुए हैं, वो विधेयक कौन सा विधेयक होगा बताओ? मनी बिल होगा। वो विधेयक कौन सा विधेयक होगा बताओ? मनी बिल होगा। ठीक है सर। अब आगे इसी आर्टिकल 110 में क्या लिखा है? आर्टिकल 110 में लिखा है कि उपयुक्त विषय होने के बावजूद भी, यानी ये जो 6 विषय हैं ये लिखे हुए होने के बावजूद भी कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई भी विधेयक मनी बिल है या नहीं, इस विषय निर्णय किसका होगा बताओ? लोकसभा अध्यक्ष का होगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष, भाई लोकसभा अध्यक्ष भी वैसे अपनी मनमानी शक्तियों का प्रयोग थोड़े करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक बताएंगे उससे पहले ये डिस्कोर्स एकेडमी पे आके लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे? आर्टिकल 110 पढ़ेंगे, मनी बिल की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे ना। लोकसभा अध्यक्ष को आर्टिकल 110 याद है, मनी बिल की डेफिनेशन उनको याद है, उनको पता है कि टैक्स क्या विषय वस्तु है तो मैं ये बता दूंगा ये धन विधेयक है। अगर पैसे प्राप्त हो रहे हैं, अभिरक्षा कर रहे हैं, विनियोग कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, संचित निधि प्रभारित हो रहा है, तो ऐसे सभी विधेयक को वो कौन सा विधेयक बता देगा बताओ? धन विधेयक। और इन विषय वस्तुओं से रिलेटेड बाकी कोई विषय वस्तु शामिल नहीं है, भाई ये विषय वस्तु नहीं है, तो लोकसभा अध्यक्ष निश्चित रूप से यही बताएंगे कि ये विधेयक क्या नहीं है बताओ? धन विधेयक है, नहीं है। मैंने क्या बोला? उपयुक्त विषयों के बावजूद भी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस विषय पर अंतिम निर्णय किसका होगा बताओ? लोकसभा अध्यक्ष का होगा। जैसे डिबेट चला था जो आधार विधेयक था, यानी जिस विधेयक से हमारा आधार कार्ड बना था, अब उस विधेयक को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में उस पर चैलेंज किया गया तो ये बोला गया कि सुमित्रा महाजन ने उस समय आधार विधेयक को क्या बता दिया था? आधार विधेयक को क्या बता दिया था? मनी बिल बता दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि सर ये बताओ ये मनी बिल है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो ये लोकसभा अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार है, उसके जुरिडिक्शन में आता है। लोकसभा अध्यक्ष ने बोल दिया है कि ये आधार विधेयक धन विधेयक है, तो फिर वो धन विधेयक है। लेकिन फिर भी आधार विधेयक के अंदर आपको पता है पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, वो आर्टिकल 21 के तहत हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है। लेकिन धन विधेयक के बारे में वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा कुछ नहीं बोला। ये विषय वस्तु अगर जिसके अंदर शामिल है वो किस में शामिल हो जाएंगे बताओ? मनी बिल में शामिल हो जाएंगे। वापस बताओ, देखिए 6 विषय वस्तु सबको याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या बताया मैंने? सबसे पहले टैक्स लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे तो पैसों की प्राप्ति होगी, पैसों की प्राप्त होगी तो उनकी रखनीय सुरक्षा यानी अभिरक्षा, फिर एटीएम से पैसे निकालेंगे, पीजी वाली को देने वाला पैसा साइड में रखेंगे, मतलब संचित निधि पर भारित हुए, और उसके बाद में लास्ट में पैसे कम पड़ गए तो किसी से क्या ले लेंगे बताओ? उधार ले लेंगे। उपयुक्त विषयों के बावजूद भी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? उस उपयुक्त विषयों के बावजूद भी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस विषय पर अंतिम निर्णय किसका होगा बताओ? लोकसभा अध्यक्ष का होगा। और बात और समझिए, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्टिकल 117 के अंदर फाइनेंशियल बिल, लेकिन एक जो विधेयक होता है जो हमारी बजट प्रक्रिया के अंदर पढ़ेंगे हम, उस बिल को हम बोलते हैं फाइनेंस बिल। ध्यान रखना है, फाइनेंशियल बिल अलग है और फाइनेंस बिल अलग है। मेरे को खुद को समझने में 2-3 साल लग गए कि ये दोनों अलग अलग है। यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं? फाइनेंशियल बिल की बात नहीं कर रहा हूं। फाइनेंशियल बिल कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? फाइनेंशियल बिल लिखा हुआ है आर्टिकल 117 में। लेकिन फाइनेंस जो बिल है, उस फाइनेंस बिल के लिए कहां नहीं लिखा हुआ है? फाइनेंस बिल का उल्लेख संविधान में नहीं है। इसका उल्लेख कहां नहीं है बताओ? संविधान में नहीं है। लेकिन इसका उल्लेख किसमें है बताओ? लोकसभा की नियमावली में है। इसका उल्लेख किसमें है बताओ? लोकसभा की नियमावली में है। और ये कि कौन सी प्रक्रिया का पार्ट है? ये बजट प्रक्रिया का पार्ट है। जो फाइनेंस बिल होता है, अभी हम आगे जब पढ़ेंगे इसके अंदर बजट प्रक्रिया, तो जब बजट प्रस्तुत किया जाता है हमारे सदन के अंदर, वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जो अंतिम चरण होता है वो होता है फाइनेंस बिल। भाई साहब सरकार ने सब कुछ बता दिया, इतना इतना खर्चा करेंगे इस वित्तीय वर्ष में, लेकिन सरकार को अगले वर्ष का भी तो जुगाड़ तैयार करना है। तो सरकार लास्ट में क्या करती है? बजट प्रक्रिया में एक फाइनेंस बिल प्रस्तुत करती है। फाइनेंशियल नहीं है, क्या है बताओ? फाइनेंस बिल। और इस फाइनेंस बिल के तहत सरकार क्या लगाती है? नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी टैक्स इंपोज करती है, टैक्स को हटाती है या टैक्स को परिवर्तन करती है या टैक्स का जो विनियमन करती है, ये जो विधेयक होता है, ये कौन सा विधेयक होता है बताओ? ये विधेयक होता है फाइनेंस बिल। और ये जो फाइनेंस बिल है, ये इसका विषय वस्तु किससे जुड़ा हुआ है बताओ? धन विधेयक से ही जुड़ा हुआ है।
तो इसलिए इस फाइनेंस बिल को उसी प्रकार से पारित करवाते हैं जिस प्रकार से किसको पारित करवाया जाता है बताओ, धन विधेयक को। तो मैं क्या बोल रहा हूं बताओ, फाइनेंस बिल है। फाइनेंस बिल हमारी बजट प्रक्रिया का पार्ट है, बजट प्रक्रिया में और आपको बता दूंगा ये, लेकिन अभी के लिए याद रख लो। फाइनेंस बिल क्या होता है कि जब भी प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो उस वार्षिक वित्तीय विवरण के अंतिम चरण में हमारे यहाँ एक फाइनेंस बिल पारित करवाया जाता है। उस फाइनेंस बिल में आगामी वित्तीय वर्ष में कितना टैक्स लगाने वाले हैं, कितना टैक्स हटाने वाले हैं, कितना टैक्स में परिवर्तन करने वाले हैं, ये सब बातें लिखी होती है। तो उसको हम कौन सा बिल बोलेंगे बताओ, फाइनेंस बिल बोलेंगे। ठीक है सर, इसको मैं आगे और पढ़ाऊंगा। एक यहां पे हम पढ़ेंगे आगे विनियोग विधेयक, ये भी बजट प्रक्रिया का चरण है, एप्रोप्रिएशन बिल। विनियोग विधेयक क्या होता है, एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है कि देखो जब बजट पारित हो जाता है, ठीक है, और बजट पारित होने के बाद में जैसे मान लो कि इतना बोल दिया सरकार ने कि जो हमारा यहाँ शिक्षा मंत्रालय है उसको 10,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। संसद ने क्या दे दी बताओ, अनुमति दे दी। अब भाई साहब संसद ने अनुमति दे दी, 10,000 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि गए और 10,000 करोड़ रुपए मोदी जी एटीएम से निकाल के लेके आ गए, भारत की संचित निधि में से निकाल के आ गए। नहीं, अगर भारत की संचित निधि में से फिर पैसा निकालना है, विनियोग का तात्पर्य क्या होता है, निकालना। अगर भारत की संचित निधि में से अगर पैसा निकालना है तो उसके लिए भी सरकार को कौन सा विधेयक प्रस्तुत करना पड़ता है बताओ, विनियोग विधेयक प्रस्तुत करना पड़ता है, एप्रोप्रिएशन बिल प्रस्तुत करना पड़ता है। और क्योंकि विनियोग विधेयक किसका विषय वस्तु में शामिल होता है, धन विधेयक में शामिल होता है, इसीलिए विनियोग विधेयक को या एप्रोप्रिएशन बिल को भी उसी प्रकार से पारित करवाया जाता है जिस प्रकार से किसको पारित करवाया जाता है बताओ, धन विधेयक को पारित करवाया जाता है। एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल के बारे में हम आगे और जानेंगे, लेकिन अभी तक आप किसके बारे में जान लीजिए बताओ, मनी बिल के बारे में जान लीजिए। आर्टिकल 110 हमने पढ़ लिया है। कौन सा आर्टिकल पढ़ लिया बताओ, आर्टिकल 110। और आर्टिकल 110 में मैंने आपको क्या बताया, किसी भी प्रकार का क्या करना बताओ, टैक्स इंपोज करना। उसके बाद में क्या करना बताओ, टैक्स लगाएंगे तो पैसों की प्राप्ति होगी। फिर क्या होगा बताओ, पैसों की सुरक्षा करनी है, मतलब कस्टडी करनी है। फिर क्या करना है बताओ, पैसों का क्या करना है, विनियोग करना है। ठीक है सर, उसके बाद में संचित निधि पर जो भारित व्यय उसको बताना है, और लास्ट में क्या करना है बताओ, जो उधार पैसा लिया है उसके बारे में। ये 6 विषय वस्तु अगर किसी विधेयक में शामिल है तो वो मनी बिल शामिल होगा। उपयुक्त विषयों के बावजूद भी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस विषय पर अंतिम निर्णय किसका होगा बताओ, लोकसभा अध्यक्ष का होगा। अब हम समझेंगे धन विधेयक के पारित होने की विशेष प्रक्रिया। और प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में, मैंने कहा प्रक्रिया पहले लिखी है, परिभाषा बाद में लिखी है। तो आर्टिकल 109 में क्या है बताओ, आर्टिकल 109 में धन विधेयक के पारित होने, धन विधेयक के पारित होने की विशेष प्रक्रिया। अगर आपको याद आ रहा होगा तो कल की क्लास में हमने मैक्सिमम चीजें ऐसी डिस्कस की थी, है ना, उसी से रिलेटेड चीजें होगी। अब धन विधेयक की पारित होने की विशेष प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो प्रक्रिया में सबसे पहले तो मैंने कहा कि क्या विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी है या नहीं लेनी है। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति या पूर्व सिफारिश के पश्चात ही मंत्री के द्वारा सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। देखो मेरे को इसकी 3 लाइनें लिखनी थी, लेकिन मैंने एक ही लाइन में इसको सिमेट दिया है। सुन लो क्या है भाई। हम पहले क्या देखते हैं, मैंने ये बताया कि कोई भी विधेयक है, ये मान लो संसद है, तो संसद में विधेयक प्रस्तुत करने से पहले भी राष्ट्रपति की भूमिका आती है, और विधेयक के पारित होने के बाद में भी किसकी भूमिका आती है बताओ, राष्ट्रपति की भूमिका आती है। तो मैंने आपको बताया कि जो विधेयक पैसों से रिलेटेड है, जो विधेयक किससे रिलेटेड है बताओ, पैसों से रिलेटेड है, उस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी सिफारिश या पूर्व सिफारिश लेनी है बताओ, राष्ट्रपति जी की सिफारिश लेनी है। अब मैंने आपको यह भी समझाया कि राष्ट्रपति की सिफारिश का यहां पे क्या तात्पर्य है भाई। राष्ट्रपति जी की सिफारिश का तात्पर्य आपने पूरी मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री की क्या ले लिए बताओ, सिफारिश ले लिए। तो जब भी सदन में कोई एक मंत्री पैसे मांगने के लिए जाता है
पैसे लेने के लिए जाता है तो उसकी जानकारी केवल उस एक मंत्री को नहीं होनी चाहिए, अभी तो पूरी टीम को होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। और हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाने का तात्पर्य किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं है, अपितु एक टीम का शासन है। क्योंकि एक मंत्री की गलती पूरी टीम को लेकर क्या हो सकती है बताओ, पूरी टीम को गिरा सकती है। मैंने बताया ना, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री साथ साथ तैरते हैं तथा साथ साथ डूबते हैं। तो कम से कम कोई एक मंत्री पैसा लेने के लिए जाए तो पूरी टीम को पता रहे। तो इसीलिए किसकी सिफारिश ली जा रही है बताओ, राष्ट्रपति जी की सिफारिश ली जा रही है। ठीक है सर, ये बता दिया। फिर मैंने दूसरा आपको क्या बताता हूं कि दूसरा हम ये देखते हैं कि जो विधेयक है वो विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो विधेयक या तो मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है या गैर मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जो जो विधेयक पैसों से रिलेटेड है वो विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा। क्योंकि पैसा चाहिए किसको, पैसा चाहिए सरकार को, और पैसा सरकार को चाहिए तो सरकार का आदमी कौन हुआ बताओ, मंत्री। क्योंकि धन विधेयक केवल मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। केवल किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा बताओ, केवल मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा। इसीलिए धन विधेयक केवल कौन सा विधेयक हो सकता है बताओ, सरकारी विधेयक हो सकता है। अब ऐसा स्टेटमेंट बना के दे देंगे कि धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक स्टेटमेंट में लिख देंगे कि धन विधेयक केवल सरकारी विधेयक हो सकता है, तो सही बात है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक को केवल मंत्रियों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, गैर मंत्री के द्वारा धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसीलिए धन विधेयक क्या नहीं हो सकता है बताओ, निजी सदस्य विधेयक नहीं हो सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल नहीं हो सकता है। ठीक है जी, यहां से हो गया। फिर मैंने कहा कि जो धन विधेयक है वो सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाएगा बताओ। धन विधेयक सर्वप्रथम पैसों वाला जो भी विधेयक है वो सर्वप्रथम कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। सर लोकसभा में ही प्रस्तुत क्यों किया जाएगा, क्योंकि देखो पैसा किसके पास रखा है, संचित निधि अंतिम तक किसके नियंत्रण में होती है, वैसे तो संसद के नियंत्रण में, लेकिन अंतिम तक किसके नियंत्रण में, लोकसभा में। क्योंकि संचित निधि में पैसा किसका है बताओ, लोगों का। और लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व सदन है बताओ, लोगों का प्रतिनिधित्व सदन है। इसलिए पैसा ही लोकसभा में रखा है। पैसा मांगने जाना है तो कौन से सदन में जाएंगे सर, लोकसभा में ही जाएंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखो। दूसरी बात क्या ध्यान रखोगे, दूसरी बात यह है कि अभी अभी मैंने बताया कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस विषय पर अंतिम निर्णय किसका है बताओ, लोकसभा अध्यक्ष का। तो भाई साहब सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत कर दो ना विधेयक को। तो लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद में मंत्री जी नहीं बताएंगे ये धन विधेयक है। मान लो जी मंत्री जी ने बोल दिया कि मैं धन विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या बोलेंगे कि आप कौन होते बताने वाले ये धन विधेयक है या नहीं है। ये तो मैं खुद बताऊंगा, यानी लोकसभा अध्यक्ष बताएंगे कि ये धन विधेयक है या नहीं। फिर लोकसभा अध्यक्ष ने बोल दिया ये विधेयक क्या है बताओ, धन विधेयक है, तो उसके बाद में पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या है कि धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेने की आवश्यकता है। धन विधेयक सर्वप्रथम मंत्री के द्वारा ही केवल प्रस्तुत किया जा सकता है। और सर्वप्रथम कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाएगा बताओ, लोकसभा अध्यक्ष में, सॉरी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। और मैंने कहा उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे बताओ, लोकसभा अध्यक्ष ये है प्रमाणित करेंगे। ये क्या करेंगे बताओ, लोकसभा अध्यक्ष ये प्रमाणित करेंगे कि यह विधेयक कौन सा विधेयक है बताओ, ये विधेयक धन विधेयक है। ये विधेयक कौन सा बिल है बताओ, मनी बिल है। ठीक है, ये विधेयक कौन सा विधेयक हो गया बताओ, मनी बिल हो गया। अब जब विधेयक धन विधेयक है तो उसके बाद में उस धन विधेयक पर क्या होगी बताओ, चर्चा और परिचर्चा होगी। लोकसभा में उस विधेयक पर क्या होगी बताओ, चर्चा परिचर्चा होगी। उसके बाद में इस विधेयक को लोकसभा से कौन से बहुमत से पारित करके भेजना है बताओ, लोकसभा से इस विधेयक को कौन से बहुमत से पारित कर देंगे बताओ, साधारण बहुमत से पारित करके किसके पास भेजा जाएगा, फिर भेजा जाएगा राज्यसभा के पास। इस विधेयक को केवल सिफारिश के लिए भेजा जाएगा, सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा। याद रखें कि जो धन विधेयक है वो राज्यसभा से पारित करवाना नहीं है। धन विधेयक को राज्यसभा के पास में भेज रहे हैं तो राज्यसभा से धन विधेयक को पारित नहीं करवाना है, राज्यसभा की केवल क्या लेनी है बताओ, सिफारिशें लेनी है। और राज्यसभा इस धन विधेयक पर जो सिफारिशें देगी, जो राज्यसभा क्या देगी बताओ, सिफारिशें देगी। राज्यसभा के पास में कितने दिन का टाइम है बताओ, केवल 14 दिन का टाइम है। राज्यसभा के पास में सिफारिशें देने के लिए कितने दिन का टाइम है बताओ, 14 दिन का टाइम है।
अब 14 दिन में राज्यसभा क्या कर सकती है? 14 दिन में राज्यसभा या तो क्या करे, देखो, सिफारिशें नहीं दे, या तो भाई 14 दिन हो गए और 14 दिन में राज्यसभा ने सोचा भाई साहब मैं सिफारिशें दूं या नहीं दूं, मेरी सिफारिशें मानने वाले तो है ही नहीं, तो वो सिफारिशें नहीं दे। या क्या कर दे बताओ, वो सिफारिशें दे, सिफारिशें दे। याद रखने वाली बात है कि राज्यसभा धन विधेयक में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है, किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकती है। उसके पास में केवल 14 दिन है और 14 दिन में वो क्या कर सकती है बताओ, लोकसभा को कुछ सिफारिशें दे सकती है कि आप ऐसा ऐसा कर लीजिएगा, ये 2-3 नई बातें ऐड कर लीजिएगा, इन 2-3 बातों को यहां से हटा दीजिएगा, हम आपको केवल ऐसी क्या दे रहे हैं बताओ, सिफारिशें दे रहे हैं। अब यहां पे लोकसभा के पास चॉइस क्या है? लोकसभा के पास में क्या है बताओ, चॉइस ये है कि अगर उसने सिफारिशें दी तो पहली चॉइस तो लोकसभा के पास में है कि सिफारिशों को क्या कर ले बताओ, स्वीकार कर ले। मान लो कि ऐसा था कि किसी धन विधेयक में 10 बातें लिखी थी और 10 बातें लिखने के मतलब ऐसे मान लो कि कानून के अंदर ऐसे 10 धाराएं लिखी हुई थी और राज्यसभा ने 2 धाराएं और ऐड करने की क्या दे दी बताओ, सिफारिशें दे दी। अगर लोकसभा ने राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तो ये विधेयक सिफारिशों सहित, तो ये विधेयक सिफारिशों सहित दोनों सदनों से क्या मान लिया जाएगा, दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। सिफारिशों सहित दोनों सदनों से क्या मान लिया जाएगा बताओ, पारित मान लिया जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? अगर लोकसभा ने उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तो इसका मीनिंग है 10 बातें पहले थी, 2 बातें सिफारिश में आ गई, टोटल 12 बातों के साथ में इसको क्या मान लिया जाएगा बताओ, स्वीकार मान लिया जाएगा। दूसरी बात क्या है कि लोकसभा के पास में यह भी चॉइस है कि लोकसभा इन सिफारिशों को क्या कर सकती है बताओ, अस्वीकार भी कर सकती है। अगर लोकसभा ने उसको अस्वीकार कर दिया तो ऐसी कंडीशन में इस विधेयक को सिफारिशों रहित क्या मान लिया जाएगा बताओ, पारित मान लिया जाएगा। सिफारिशों रहित इसको क्या मान लिया जाएगा बताओ, पारित मान लिया जाएगा। अगर लोकसभा हां कर दे कि भाई सिफारिशें सही है तो वो सिफारिशों सहित पारित मान लिया जाएगा, और लोकसभा ने कहा कि आपने सिफारिशें दी है हम उनको नहीं मानेंगे, तो ऐसी कंडीशन में सिफारिशों रहित उसको क्या मान लिया जाएगा बताओ, पारित मान लिया जाएगा। लेकिन राज्यसभा 14 दिन में सिफारिशें दे ही नहीं तो क्या होगा, तो भी इस विधेयक को दोनों सदनों से क्या मान लिया जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। तो भी इस विधेयक को दोनों सदनों से क्या मान लिया जाएगा बताओ, पारित मान लिया जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ सर, इसका मीनिंग तो सर ये हुआ कि धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की कुछ शक्तियां ऐसी हैं कि अगर आप हाँ के तो भी हाँ है, अगर आप ना के तो भी क्या है बताओ, हाँ है। भाई राज्यसभा सिफारिशें दे तो भी ठीक है, सिफारिशें नहीं दे तो भी ठीक है। राज्य लोकसभा के पर डिपेंड करता है कि उसकी सिफारिशों को स्वीकार करे या उसकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं करे। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट क्या बना के देंगे बताओ, कि पहला स्टेटमेंट बना के दे देंगे, जैसे यूपीएससी में स्टेटमेंट आया था कि क्या राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है क्या, तो राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती, केवल क्या दे सकती है बताओ, सिफारिशें दे सकती है। अब डिपेंड करता है किस पे बताओ, लोकसभा पर। लोकसभा उसकी सिफारिशों को स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है। अगर स्वीकार कर ले तो सिफारिशों सहित दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा, अगर अस्वीकार कर दे तो सिफारिशों रहित दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा, अगर सिफारिशें नहीं दे दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में ये दोनों सदनों से जो भी पारित हो गया, पारित होने के बाद में किसके पास में जाएगा बताओ, राष्ट्रपति जी के पास में जाएगा। अब विधेयक किसके पास में आ गया बताओ, कौन सा विधेयक बताओ, मनी बिल अब किसके पास में आ गया बताओ, राष्ट्रपति जी के पास में आ गया। अब राष्ट्रपति जी के पास में यहाँ पे आर्टिकल 111 की एंट्री होगी, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 111 में ये लिखा है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। राष्ट्रपति धन विधेयक को क्या नहीं कर सकते बताओ, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। भाई साहब आपके पास में भी घर वाले पैसे भेजे तो हम घर वालों को ऐसे थोड़े बोलेंगे कि एक बार पुनर्विचार कर लीजिए। भाई साहब जब भी जिंदगी में कोई पैसा भेजता है तो हम तो बोलते हैं आने दीजिए, उस पर क्या पुनर्विचार करना है।
तो जब यहाँ पे धन विधेयक आया तो राष्ट्रपति जी क्या धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजेंगे क्या? राष्ट्रपति जी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। राष्ट्रपति जी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए क्यों नहीं भेज सकते? इसके लॉजिक को भी समझो कि भाई धन विधेयक किसकी सिफारिश के बाद में ही प्रस्तुत किया गया था? राष्ट्रपति जी की सिफारिश के बाद में ही प्रस्तुत किया गया था। भाई उनसे ही तो पूछ के प्रस्तुत किया था, आप वापस क्यों भेज रहे हो उसको पुनर्विचार के लिए? इसलिए राष्ट्रपति जी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। इतना जरूर है कि राष्ट्रपति जी या तो उनके पास चॉइस है अनुमति दे दे, और दूसरी चॉइस क्या बच गई बताओ? अनुमति रोक ले, है ना, अनुमति रोक ले। लेकिन सामान्यतः अनुमति तो क्यों रोकेंगे, है ना, सामान्यतः वो क्या दे देंगे बताओ? अनुमति दे देंगे। और जैसे ही अनुमति दे देंगे वो क्या हो जाएगा बताओ? विधेयक अधिनियम बन जाएगा। एक लाइन याद रखनी है कि आर्टिकल 111 में ये प्रोविजन है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। आप पिछले ही सेकंड ग्रेड में 2 क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्वेश्चन ये था कि संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति जी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, ये प्रोविजन कौन से संविधान संशोधन से किया गया? तो ये प्रोविजन 24वें संविधान संशोधन 1971 से किया गया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रपति जी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, ये प्रोविजन कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये प्रोविजन आर्टिकल 111 में लिखा है। और राष्ट्रपति जी संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 368 में है। आर्टिकल 368 के क्लोज 2 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जी संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। ये लो जी, 2 विधेयक मैंने पढ़ा दिए। एक कौन सा विधेयक पढ़ा दिया आपको? संविधान संशोधन विधेयक पढ़ा दिया। और एक कौन सा विधेयक पढ़ा दिया बताओ? धन विधेयक। सबसे जो क्वेश्चन आते हैं इन विधेयकों में, इन 2 विधेयकों से आते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से, एक कौन से बिल से बताओ? एक मनी बिल से। इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी एक हम और पढ़ लेते हैं, कौन सा बिल बताओ? फाइनेंशियल बिल।